आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपागेशन की बात करेंगे। हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट वाज डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। दैट इज व्हेन एनी charged particle undergo accelerated motion, it produced electrical and magnetic field simultaneously। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन पर के पास पर जाएगा, जिसका एग्जांपल सर्कुलर मोशन होता है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे, तो उसके साथ साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन दोनों के प्रोडक्शन का और प्रोपागेशन का डायरेक्शन एक दूसरे के नॉर्मल होता है। आप इस हाथ पे देखो, इट हैविंग 3 एक्सियल सिस्टम, उसी चीज को मैंने ये दिखाया है। आपका मकान भी 3 डायमेंशन ही है। इसमें एक तरीका है लिखने का, हमेशा ये जो डायरेक्शन होगा ये x होगा, यानी x डैश एक्सिस होगा ये, और इसमें जो उसके सेकंड वाला होगा वो y डैश होगा, और उसके नॉर्मल वाला z डैश होगा। इसमें नीचे की डायरेक्शन छुप जाती है क्योंकि 3D फिगर। मैंने इसे दिखाया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो yz के प्लेन पर हो रही है। ये yz देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी वेव है। ऐसे ही xy का प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। आप देखो, ये xy का प्लेन है, ये यहाँ से चल रहा है। ये ग्रीन लाइन जो दिख रहा है ना, वो ग्रीन लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, और रेड लाइन मैग्नेटिक फील्ड को। इन दोनों से नॉर्मल आपको इसमें कॉमन एक्सिस से हटा दो, बचा xz, यानी xz इज द डायरेक्शन फॉर प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव के 2 कंपोनेंट हैं, और इन दोनों के कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही ऑसिलेट कर रहे हैं एक दूसरे पर, और तब ये तीसरी डायरेक्शन में एक ऑसिलेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और उसको प्रोपागेशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, क्यों पढ़ना है हम इसको? बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स इज रिलेटेड विद दैट। ये जो वेव है, वेव की डुअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन की भी डुअल नेचर है। डुअल का मतलब 2 तरह से ये बिहेव करता है। वेव है तो वेव का कैरेक्टर तो शो करेगा ही, वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगा, इसकी वेव नंबर होगी, स्पीड ऑफ वेव होगा। लेकिन इसमें दूसरा कैरेक्टर क्या है? एक्ट एज पार्टिकल। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रिएक्टिव मेटल के सरफेस पर गिरते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और आप देखते हो मार्केट में भी फोटो सेल बिकता है, सोलर प्लेट बिकता है। इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कल के वीडियो में हम भेजेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इफेक्ट विच इज जनरेटेड बाय फोटोन। और फोटोन क्या है? फोटोन इज एनर्जी ऑफ लाइट। लाइट क्या है? जो हमारे यहाँ से क्यों नहीं दिखता, उसको लाइट नहीं कहते, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूरी एक पैटर्न है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम लिखते हैं तो इसमें सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी वाला एक्सरे आता है, बीच में विजिबल लाइट आता है जिसको विजिओर कहते हैं, और सबसे लास्ट में आ जाता है रेडियो वेव, जो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इसके बीच में आपको गामा रे आ जाता है, अंबर लाइट आ जाता है, अल्ट्रावायलेट लाइट आ जाता है, इंफ्रारेड रे आ जाता है। ये विजिओर के रेड के आगे इंफ्रारेड, और वायलेट के पीछे अल्ट्रावायलेट। इधर आप जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटती है, वेवलेंथ बढ़ता है, इसलिए एनर्जी इसकी घटने लगती है। जरा देखिए, आज तक आपने एनर्जी पढ़ा, और जो टोटल एनर्जी आपने पढ़ा वो 2 तरह की होती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। और आप सब जानते हो काइनेटिक एनर्जी मूविंग मास की होती है, अगर मास रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल का उसके पोजीशन के कारण होता है, इसमें मास वर्ड आता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी में मास नहीं आता, और इसकी एनर्जी का फॉर्मूला भी अलग होता है।
जैसा आइंस्टाइन ने E बराबर mc दिया, लेकिन किसके लिए? मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए। लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी मास पर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है लेकिन मूविंग मास 0 नहीं होता। इसी से रिलेटेड डी ब्रोगली का भी रिलेशंस है, जो 11 में भी पढ़ना है, 12 के फिजिक्स में पढ़ना है। अब हम आते हैं काम की बात करते हैं। मैक्स प्लैंक, हु गेव द आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। Quantum mechanics is different from classical mechanics. Classical mechanics is related with mass of objects and that was defined by Newton. न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की थी, वहां मास शब्द की बात की थी, मास के कारण ही एनर्जी की भी बात की। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद जब रदरफोर्ड के थ्योरी में डिमेरिट आता है तो ये बात जरूर उभर के आती है कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस डिमेरिट। तो उस समय, इसी समय की ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड क्वांटम थ्योरी है। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? ब्लैक चीज ब्लैक क्यों है? क्योंकि इट इज आइडियल एब्जॉर्बर, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सारे फ्रीक्वेंसी के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ब्लैक बॉडी के। ये जो क्वांटम थ्योरी का एग्जिस्टेंस फिजिक्स में है और वो ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को सॉल्व करने के लिए इस थ्योरी को लाया गया था, जिसका बाद में प्रोपेगेंडा प्रोफेसर हॉकिंस ने भी किया, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहां से इवन सनलाइट भी वापस नहीं आता, इसलिए वो जगह खाली दिखती है। तो इसलिए जब मैक्स प्लैंक वाज ए थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो क्वांटम है, क्वांटा एक वर्ड है जो जर्मनी का वर्ड है, उसका मतलब होता है होल, समूचा। कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल पैकेट्स, यानी इसकी एनर्जी एक पैकेट के रूप में है और उस पैकेट का नाम उन्होंने क्वांटा रख दिया और अब उसी के नाम पर उन्होंने क्वांटम थ्योरी और कहा कि इसकी जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेलोसिटी और मास। और जब इसको हटाया तो अपने नाम पर एक कांस्टेंट लगाया, प्लैंक कांस्टेंट, यानी जो एनर्जी है वो प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल के बराबर है। फिजिक्स में बार बार ये पूछा जाता है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है। जरा देखिए, बड़े शानदार क्वांटिटी है, ये दोनों को एनर्जी में कोरिलेट कर रहा है। इसकी खुद की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ऐसा यूनिट में 6.626 into 10 to power minus 34। एनर्जी की यूनिट जूल होती है और फ्रीक्वेंसी की पर सेकंड होती है, ऊपर जा करके सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी क्वांटा का मतलब है h न्यू, और अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए हम देखें तो न्यू होता है c/λ। तो एक और इसमें फॉर्मूला है c/λ। इन्होंने कहा पूर्ण से निपूर्ण निकालो, पूर्ण ही बचेगा, यानी अगर क्वांटा बढ़ता है तो भी क्वांटा में ही बढ़ता है। इसलिए आप नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ोगे क्वांटा यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है होलो। इलेक्ट्रॉन की चार्ज बढ़ती नहीं है, कभी भी किसी भी पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चार्ज आएगा, यानी 1.6 into 10 to power minus 19 हो सकता है, 3.2 into 10 to power minus 19, ऐसा नहीं हो सकता कि हाफ इलेक्ट्रॉन चार्ज हो। तो इसलिए ये क्वांटम थ्योरी है। आपको इसमें क्वेश्चन बहुत शानदार आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन ऑफ बोर्ड हो, कंपटीशन के लिए तो इसका क्वेश्चन 100% आना है, चाहे मेडिकल का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, IIT एडवांस हो। आप देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है कि मोलर एनर्जी फॉर क्वांटा कहता है, यानी एक मोल की क्वांटा की एनर्जी कहता है। तो आप कुछ मत कीजिए, एवोगाड्रो नंबर में एक क्वांटा की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पर आपको वेवलेंथ दिया हुआ है तो न्यू को कन्वर्ट कर दीजिए c/λ। अगर किसी पावर सोर्स में कहता है नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकेंड कितना यूनिट हुआ, तो आप उसका पावर रख दीजिए जूल पर सेकेंड में और एक क्वांटा की एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए। अगर वेवलेंथ दिया हो तो c/λ। सिमिलरली अगर आपसे ये कहता है कि किसी गिवन एनर्जी में आप क्वांटा निकाल दीजिए, नंबर ऑफ क्वांटा,
तो आप गिवन एनर्जी यहाँ लिख दीजिए जूल में, और इसको क्या कीजिए, फिर वो h न्यू से डिवाइड कर दीजिए। इन्होंने ये भी कहा कि अगर एक क्वांटा लाइट कोई मटेरियल एब्जॉर्ब करता है तो फिर जो इमिट करता है वो भी क्वांटा में ही करता है, लेकिन जितने फ्रीक्वेंसी को वो लेके आता है उससे कम फ्रीक्वेंसी को वो इमिट करता है। मान लीजिए न्यू फ्रीक्वेंसी इनकमिंग है, ν1 ν2 आउटगोइंग है, तो न्यू बराबर ν1 प्लस ν2 है। आप जानते हो कि ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिश्ता रेसिप्रोकल में है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर अगर वेवलेंथ के टर्म में आएगा तो हम उसका रेसिप्रोकल बना के रख देंगे। जैसे आपकी किताब में क्वेश्चन, मैं दूसरी किताब की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आप सबको आजकल देखते हो एक लेड बल्ब है और वो 5 वाट, मैंने कहा 5 वाट की लेड बल्ब है और 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट इमिट करता है। ये 1 सेकंड में कितने क्वांटा इमिट करेगा? कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड पर सेकंड। हमने लिखा 5 वाट, जूल पर सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ SC इंटू लेमडा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 5 h का वैल्यू रख दिया इंटू 10 टू पावर -34, c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 रख दिया, और लेमडा को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10 टू पावर -6। बस आप इसको फट से मार दो, जल्दी इसको खा जाओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये 6.6 से 3 है, लगभग ये 20 आ जाएगा, और ये 34 से 8 घटाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ से घटाओ आप, ये -26 में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर -10 आएगा। ये रहा 5 और 20, ये आया 1/4, ये ऊपर उठ के गया तो ये +26 में हुआ, ये कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा 16। हमने सिग्निफिकेंट से एक 10 ले लिया, ये आया 15, यानी 2.5 इंटू 10 टू पावर 15। अगर ये गिवन एनर्जी देता तो हम पावर की जगह पर एनर्जी रख देते। आप देखो इसकी एप्लीकेशन बहुत तगड़ी है। आप जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप जानते हो, जो आई की डिजाइन ईश्वर ने की है, हर मैमल्स का आई का डिजाइन अलग अलग है। क्रोकोडाइल का अलग है, वो पानी में भी देखता है, चूहे का अलग है, इंसान का अलग है। इसलिए नंबर ऑफ क्वांटा सबके आई बॉल के लिए डिसाइडेड है। हमारे आई बॉल का जो पावर है वो भी मिलीवॉट में है, और किसी मैमल्स का भी मिलीवॉट में ही है। इसलिए इसका एप्लीकेशन बहुत तगड़ा है। आप इस चीज को फिर से सुनिए। नाउ टुडे वी डिस्कस्ड how electromagnetic waves are generated and how it propagates in medium or either materialistic, either vacuum. Third thing is what is importance of electromagnetic wave? हम इसको क्यों पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कम्युनिकेशन का आधार है, चाहे वो रेडियो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो टीवी का कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मोबाइल का कम्युनिकेशन हो, और चाहे आपके घर का इंडक्शन का चूल्हा हो, सब में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एप्लीकेशन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे बड़ी कैरेक्टर क्या है? इसमें सबसे बड़ी कैरेक्टर है कि मास नहीं है, फिर भी मास है, पार्टिकल नहीं है ये, फिर भी पार्टिकल का नेचर शो करता है, यानी इसकी डुअल कैरेक्टर। दूसरी चीज कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसकी एनर्जी का फॉर्मूला अलग है। यहाँ mv² नहीं चलता, mgh नहीं चलता, यहाँ चलता है h नहीं, ये भी अलग हो गया। अब ये इसको बोर ने कैसे यूज किया? जब उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सपेरिमेंटली देखा तो उसने देखा कि जो स्पेक्ट्रम आ रहे हैं, स्पेक्ट्रम कैसे आता है? किसी भी लाइट सोर्स को प्रिज्म से, उसके लाइट को प्रिज्म से गुजारो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, स्पेक्ट्रम आता है। पर वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं था, डिस्क्रीटेड था, मतलब एक ही रंग नहीं थे, कई रंग की चमकीली लाइंस थी। इसलिए उसको लगा कि जो रदरफोर्ड की थ्योरी में कमी आ रही है, और कमी वही है कि वो कंटिन्यूअस ऑर्बिट हो जा रहा है। मैंने कल आपको कहा था ये कंटिन्यूअस ऑर्बिट हो रहा है। उसने कहा कि नहीं, अगर ये कंटिन्यूअस ऑर्बिट होता तो हाइड्रोजन एटम जो सिंपलेस्ट है उसका स्पेक्ट्रल लाइन में एक ही कलर आता,
डिफरेंट डिफरेंट तरह की चमकीली लाइंस नहीं आती। और ये एविडेंस क्वांटम थ्योरी देता है, इसलिए बोर्ड ने क्वांटम थ्योरी का रेफरेंस दिया और स्पेक्ट्रल लाइन का एविडेंस दिया, और रदर के फोर्ड के जो मॉडल थे, जो थ्योरी थी, उसके डिमेरिट्स को ठीक कर दिया, ओवरकम कर दिया, और हाइड्रोजन एटम के थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया। हाइड्रोजन एटम का जो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन थे, उसके कॉज को रिडबर्ग ने निकाला था। इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।